सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त जिस तरह से बारिश हो रही है, नदियां नाले उफान पर हैं, मुश्किल में जान दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में 6 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट है। 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, 31 जिलों में येलो अलर्ट और 64 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई जा रही है। सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती में ऑरेंज अलर्ट, बहराइच, लखीमपुर, सीतापुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, पिछले कई दिनों से लगातार उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर और बाकी कई राज्यों में बारिश की स्थिति बनी हुई है। खासतौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कई जगह पर, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। 15 ऐसे जिले हैं और जिसमें ऑरेंज अलर्ट है और 31 जिलों में येलो अलर्ट है। यानी भारी बारिश और थोड़ी कम बारिश का अलर्ट इन सब जगहों पर जारी किया गया है। 64 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की आशंका भी जताई जा रही है। सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती में ऑरेंज अलर्ट, बहराइच, लखीमपुर, सीतापुर में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो लगातार बारिश की वजह से मुश्किलें आ रही हैं। नदी नाले इस वक्त उफान पर हैं और सबसे ज्यादा परेशानी आम लोगों को और खासतौर पर जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लोग रह रहे हैं उनके लिए तो मुसीबत का सबब बनी हुई है। और भारी बारिश के कारण उत्तर प्रदेश के कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि लखनऊ, रायबरेली में स्कूल को बंद रखने के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं क्लास 1 से 12 तक के सभी बोर्ड के जो स्कूल हैं उनमें ये आदेश जारी होगा। डीएम ने ये आदेश जारी किया है। तो देखिए, बारिश के अलर्ट को देखते हुए खासतौर पर लखनऊ, रायबरेली में स्कूल को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। क्लास 1 से 12 तक की कक्षा पूरी तरह से बंद रहेगी। डीएम ने इस बात के आदेश जारी कर दिए हैं। राजधानी लखनऊ में सुबह से ही बारिश हो रही है। बारिश के चलते डीएम की ओर से कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। जो बच्चे स्कूल पहुंचे थे, अब उनको लेने के लिए उनके पेरेंट्स स्कूलों में पहुंच रहे हैं। बारिश के चलते जगह जगह जल भराव की स्थिति बनी हुई है। कई जगह बिजली का संकट भी है। इसका असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो वहीं राज्य स्तर पर 15 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 30 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। यही नहीं, 64 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है। और यूपी के 17 जिले इस वक्त बाढ़ प्रभावित हैं। 37 तहसील और 402 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। 17 जिलों में 84,392 लोग इस वक्त प्रभावित हैं। 47,906 लोगों को राहत सामग्री दे दी गई है। बाढ़ से अब तक 343 मकानों को नुकसान पहुंचा है। इनमें 327 लोगों को सहायता राशि दी गई है। मवेशियों के लिए 500 क्विंटल भूसा वितरित किया गया है, जबकि 1193 बाढ़ चौकियां बनाई गई है, जिससे लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई जाए और राहत जो जगह है उन पर नजर भी बनाई जा सके, इसीलिए राहत चौकियां भी बनाई गई हैं। और बलिया में गंगा इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। भीषण बाढ़ की वजह से कटान हो रहा है। नौरंगा गांव में कटान से 17 घर जमींदोज हो गए। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से सालों की मेहनत की कमाई से बनाया हुआ मकान इस वक्त जमींदोज हो रहा है। लोग अब अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। चक्की, नौरंगा गांव समेत 37 गांव इस वक्त पानी से घिरे हुए हैं। बाढ़ के पानी से घिरे लोगों को निकालने के लिए 108 नाव लगाई गई है। एनडीआरएफ की बटालियन भी मुस्तैदी के साथ चारों तरफ गश्त कर रही है कि अगर किसी को जरूरत है तो उनको सुरक्षित स्थानों पर लेकर आया जा सके। 4 बाढ़ राहत केंद्र और राहत चौकियां स्थापित की गई हैं। बाढ़ से प्रभावित लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर जा रहे हैं। सीएम योगी के निर्देश के बाद तमाम अधिकारी फील्ड पर हैं, जिनमें डीएम, सीडीओ, एडीएम, सीआरओ और एसडीएम समेत तमाम अधिकारी इस वक्त बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, वहां पर नजर बनाए हुए हैं। बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत और राशन का इंतजाम भी किया जा रहा है और करीब 700 बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ राहत किट अब तक दे दी गई है।
और संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ के हालात लगातार बेकाबू होते चले जा रहे हैं। गंगा और यमुना दोनों नदियां इस वक्त डेंजर लेवल से करीब करीब 1.5 मीटर ऊपर बह रही है। हालात को देखते हुए प्रयागराज के डीएम मनीष वर्मा देर रात ग्राउंड जीरो पर उतरे। अधिकारियों की टीम और एनडीआरएफ के साथ डीएम ने शहर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। बाढ़ में फंसे लोगों से उनका हालचाल जाना। डीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में अपने घरों में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है, क्योंकि अभी नदियों का जलस्तर और बढ़ेगा। और साथ ही डीएम ने अपील करते हुए लोगों से कहा कि आप हमारे साथ सुरक्षित स्थान पर चल सकते हैं। गंगा और यमुना में आई बाढ़ से गंगा पार यमुना पार के 106 से ज्यादा इलाके इस वक्त प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के हालात को देखते हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। शहर क्षेत्र में बनाए गए 18 बाढ़ राहत शिविरों में अब तक 7,000 से ज्यादा लोग शरण ले चुके हैं। ये क्या हुआ भैया? ये हम लोग आपके लिए आए हैं कि नाव लेके, मैं जिलाधिकारी हूँ, हमारी पूरी टीम। जी सर। हम लोग आए हैं आपको देखने के लिए कि कहीं आप बाढ़ में फंसे न हो। आपको अगर किसी भी सहायता की आवश्यकता हो, हम लोग के शरण स्थल बने हुए हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग रुके हैं, आप भी चल सकते हैं। नहीं सर, पानी अभी अगले 24 घंटे अभी पानी बढ़ेगा जी, ठीक है। वो पर 2 दिन बाद फिर पानी कम होना शुरू होगा, तो रात को तो पानी और बढ़ जाए जी। तो रात में अगर इमरजेंसी में आना होगा तो क्या करोगे? नहीं अभी। और अब हम आपको संगम नगरी की 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप प्रयागराज में 60 से ज्यादा मोहल्लों में इस वक्त जो पानी है वो घुस आया है। बाढ़ कालम की पूरा इलाका इस वक्त समंदर में तब्दील हो गया है। ये 5 तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि प्रयागराज में इस वक्त स्थिति बाढ़ को लेकर क्या है। गांव का शहर से संपर्क कर चुका है, गली मोहल्लों में नाव चल रही है। राहत और बचाव का काम इस वक्त तेजी से चल रहा है। अब तक 6,000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में पहुंचाए जा चुके हैं। तो गलियां डूब गई है, घर में पानी घुस गया है। बाढ़ के बीच रेस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। राहत सामग्री बांटी जा रही है। तो ये है बाढ़ का रौद्र रूप। और अब हम आपको 3 तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर वाराणसी की, जहां पर घाट इस वक्त पूरी तरह से जलमग्न है। कई मोहल्लों में गंगा का पानी घुस गया है। अयोध्या में भी सरयू का जलस्तर बढ़ने से कई मोहल्लों में इस वक्त बाढ़ जैसे हालात है। वहीं अगर बलरामपुर की बात की जाए तो बाढ़ से लोगों की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। लग रहा था कि जिस तरह से नदियों का जलस्तर थोड़ा बीच में कम हुआ था, बारिश रुकी थी, लेकिन एक बार फिर से बारिश काफी ज्यादा हो रही है। और यही वजह है कि एक बार फिर से बाढ़ से हालात बन गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वाराणसी, अयोध्या, बलरामपुर की, जहां पर बाढ़ से हालात आप देखिए। क्या घर, क्या गाड़ी, क्या सड़कें, सब कुछ बाढ़ के पानी में इस वक्त लबालब दिखाई दे रहे हैं। लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं, इसलिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। जो लोग जहां फंसे हुए हैं उनको सही जगह पर, जहां पर उनके रहने और रुकने का इंतजाम किया गया है, वहां पर लोगों को पहुंचाया जा रहा है ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी। गंगा या वरना के किनारे नहीं खड़ा हूं मैं, इस वक्त वाराणसी के मोहल्ले सालारपुर में खड़ा हूं। राज कॉन्वेंट स्कूल मेरे सामने है और आप ये देखिए कि अगर मैं इससे आगे जाता हूं तो डूबने की स्थिति है, यानी कि मोहल्लों की स्थिति ये है। और इसी पर बातचीत करने के लिए बाढ़ के हालात किस तरह से हैं, किस तरह की स्थिति बनी हुई है, वाराणसी से उपेंद्र हमारे साथ हैं, प्रयागराज से सर्वेश दुबे हैं, मिर्जापुर से सुमित हमारे साथ हैं, अमित गंजू कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले वाराणसी का ही रुख करते हैं। उपेंद्र, आपको देख रहे थे, आप जिस जगह पर हैं वहां पर कमर से भी ऊपर पानी है और हालात बहुत बदतर है। प्रशासन किस तरह से इन लोगों की मदद को वहां पर दिखाई दे रहा है और किस तरह की परेशानी, क्योंकि हर साल की ये दिक्कत है। नीलू, हर साल की दिक्कत है, लेकिन इस बार बारिश और मध्य प्रदेश और उत्तराखंड यानी कि पहाड़ी इलाकों से आ रहे लगातार प्रवाह ने गंगा और वरना में उफान ला दिया है और कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं, पहले मैं कैमरा पर्सन कहूंगा कि ऊपर की तस्वीर दिखाइए कि आपको मकान देख के ये अंदाजा लग जाएगा कि ये इलाका पॉश इलाका है।
आपको बहुमंजिला मकान यहाँ नजर आ रहे हैं। सामने मेरे राज कॉन्वेंट स्कूल है और बावजूद इसके अगर मैं इसके आगे जाता हूँ नीलू तो डूबने की स्थिति बन सकती है। अब यहाँ पर राहत क्या है ये हम लोगों से बात कर लेते हैं। पूरा मकान कट गया है, ये आसपास के लोग पड़ोसी हैं, लेकिन अब जब से बाढ़ आई है सब आपस में फोन पे ही संपर्क में है, तो कोई किसी घर जा नहीं सकता है। आप ये देखिए, ये युवक साइकिल पर है, साइकिल आपको सिर्फ ऊपर का हैंडल ही दिखाई दे रहा होगा। तो गुरु कब से हालात है यहाँ पर? एक हफ्ते से। एक हफ्ते से। तो कोई राहत है, कोई नाव वाव मिली है आप लोगों को? अभी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। ये कौन विधायक है आपके यहाँ से? यहाँ अनिल राजभर है। अनिल राजभर जो कैबिनेट मंत्री हैं। हाँ। तो अनिल राजभर कैबिनेट मंत्री का इलाका है, उनकी तरफ से या किसी उनके प्रतिनिधि कोई आया आप लोग के भी राहत के लिए? अभी नहीं। ये देखिए कुछ इस तरीके से गृहस्थी अपनी लेके इधर जा रहे हैं। तो आप लोगों को राहत के नाम पर अब तक क्या मिला है? अभी कुछ नहीं मिला हम लोगों को। हम लोगों को खाली घर खोल के जाना, भागना पड़ रहा है। कौन सा इलाका कहलाता है ये सालारपुरा। सालारपुर। देखिए अब सामने के मकान देखिए आप नीलू, वो गाय आपको दिख रही होगी जो डूबी हुई है। ये सामने के जितने मकान हैं ये सब बंद हो चुके हैं। सब कहाँ चले गए? जरा इनसे पूछिए कि भाड़ा पे गए हैं। अधिकारी वहां पर आते तो हैं, इनका कुशल क्षेम पूछने के लिए अधिकारी पहुंचते हैं, या राहत सामग्री तो कह रहे हैं हमें कुछ नहीं मिला? क्या लोग बाग आते हैं इस जगह पर? बिल्कुल, ये तो शहर से जिला मुख्यालय से करीब, अब आप समझ लिए जिला मुख्यालय से केवल 6 किलोमीटर दूर की मैं स्थिति बता रहा हूँ आपको कि जहाँ से कचहरी कितनी दूर होगी? 5-6 किलोमीटर। 5-6 किलोमीटर, यानी कि जहाँ सारे अधिकारी बैठते हैं। ये जो घर वाले हैं ये सब कहाँ भाड़े पे चले गए, किराए के घर लेने चले गए? हाँ। सोचिए जिनके इतने खूबसूरत मकान है वो इस वक्त किराए पर रहने को मजबूर है। नीलू आप ये बताइए कि अब कोई राहत आप लोग को मिली है? आप जो वहां पर लोग, आप लोग कोई राहत मिली है? आप लोग छतों पर है, कोई राहत मिली है आप लोगों को? कोई आया है यहाँ पर? कोई नहीं आया है। बिल्कुल उपेंद्र, आप आवाज समझिए, इसलिए आप नहीं कह रहे सुधार रहा हैं हूँ मुख्यालय से ताकि बहुत ये ज्यादा ना लगे। दूरी नहीं है, लेकिन कोई भी यहाँ पर नहीं आया है। हालात किस तरह के हैं वो आपके द्वारा वहां से लोगों से बातचीत करने से समझ में आता है कि किस तरह के हालात हैं। प्रयागराज में क्या हाल है, बातचीत करने के लिए सर्वेश भी हमारे साथ हैं। सर्वेश, उपेंद्र ने दिखाया, वहां के लोगों से भी बातचीत कराई। प्रशासन दावे तो करता है कि वो सारी सुविधाएं मुहैया बाढ़ प्रभावित इलाकों में करवा रहा है, लेकिन स्थिति वैसे दिखती नहीं है। वहां का क्या हाल है? देखिए, इस वक्त मैं छोटा बघाड़ा इलाके में मौजूद हूं। अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरह से गलियों का आलम है, और आप देखिए कि कैसे लोग यहाँ पर पैदल चल रहे हैं। और 107 इलाके जो शहरी इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, उनमें कमोबेश यही हालात हैं। 160 से ज्यादा नावें चल रही हैं। 7000 लोग करीब 18 बाढ़ राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। यहाँ पर डीएम और कमिश्नर ने मोर्चा संभाल रखा है। बाढ़ राहत शिविरों में जो लोग पहुंचे हैं उन्हें तमाम सामान दिया जा रहा है। जो स्टूडेंट्स इस इलाके में बड़ी संख्या में रहते हैं वो भी यहाँ पर छोड़कर अपने घरों को जा रहे हैं या सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर जो समाज सेवी लोग हैं वो भी अपनी ओर से मदद कर रहे हैं, राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर रविंद्र यादव जी हैं जो कि अधिवक्ता भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए क्या हालात है मौजूदा समय में और किस तरह से आप लोगों की मदद कर रहे हैं? देखिए, वर्तमान समय में जो बाढ़ का हालत है, बाढ़ प्लस बारिश ने लोगों की कमर तोड़ दी है। आप देख सकते हैं कि वो नौजवान उस बाढ़ में वहाँ पीड़ित है। यहाँ खाने की व्यवस्था नहीं है। प्रशासन ने जो व्यवस्था की है सिर्फ राहत कैंप में की है। जो लोग अपने घरों में एक तरीके से कैद हो गए हैं उनके पास खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग उनके घरों तक जा रहे हैं, उनको भोजन पानी की व्यवस्था देने का काम कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं उनको दूध देने का काम कर रहे हैं। और जो लोग पीड़ित हैं, जो घरों में कैद हो गए हैं, उनको न्याय द्वारा सुरक्षित स्थानों पर भेजने का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि अभी तक इन इलाकों में कोई व्यवस्था पहुंची कि नहीं, कोई इमदाद सरकारी? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ जो राहत कैंप है सरकार ने वही व्यवस्थाएं दी है खाने पीने की। सर्वेश, बाकी लोगों से भी जरा बात कीजिए, उन तक चीजें पहुंच पा रही हैं? जिस राहत व्यवस्था की बात कर रहे हैं सरकार और अधिकारी, वो पहुंच पाई है क्या उन तक? देखिए, हमारे साथ ये स्टूडेंट हैं, आप देख सकते हैं कि इन्होंने बैग ले रखा है, जूते हाथ में ले रखे हैं। इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? अजीत सिंह यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? ये प्रयागराज जिले के जंघई के पास। अच्छा, जंघई के पास रहे। यहाँ पर आप पढ़ते हैं? यस सर। कहाँ जा रहे हैं अपना सामान वान लेकर? सर घर निकल रहे हैं। घर निकल रहे हैं सर। क्या जहाँ आप किराए पर रहते हैं वो उस जगह बाढ़ आ गई है? हाँ हाँ, कम से कम यहाँ घुटने तक पानी आ गया। घुटने तक पानी आ गया है। कोई राहत मिली आपको? कोई प्रशासनिक अधिकारी कहीं? नहीं सर, अभी तो कोई नहीं मिला। कोई राहत नहीं, तो घर जाने को मजबूर है? यस सर। तो आप देख सकते हैं घर जाने को मजबूर। और लोगों से बात कर लेते हैं। बताइए यहाँ पर किस तरह के हालात हैं? सर, यहाँ पे कोई भी मदद नहीं मिल रही है। प्रशासन एकदम ढीला हुआ है। अच्छा। और यहाँ के हम लोग ग्रामीण हैं
बिजली बिल्कुल की भी दिक्कत है, सर्वेश, तो पानी- हालात बिल्कुल अच्छे नहीं है। लोगों की शिकायत यही है कि जिस तरह से सुविधाएं बाढ़ प्रभावित इलाकों में सरकार दावा कर रही है या जो अधिकारी हैं दावा कर रहे हैं वो उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। आखिर क्या वजह है इसके पीछे, चलिए ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अगर अधिकारी भी सुन रहे होंगे तो जरूर इन सब इलाकों में जाएंगे। मिर्जापुर से सुमित भी हमारे साथ है। सुमित, जरा मिर्जापुर का हाल बताइए, वहां पर हालात कैसे हैं बाढ़ को लेकर? देखिए, मिर्जापुर के दो विधानसभा क्षेत्र है, एक चुनार विधानसभा, एक मिर्जापुर की सदर विधानसभा, जिसमें बाढ़ के हालात जो है धीरे धीरे इतने गंभीर होते जा रहे हैं कि कई गांव, लगभग बताया जा रहा है कि लगभग 100 गांव ऐसे हैं जो प्रभावित हो चुके हैं। लगभग 2 दर्जन ऐसे गांव हैं जिसमें लोग पलायन कर चुके हैं, घर को छोड़ करके प्राथमिक विद्यालय में रह रहे हैं या तो अपने रिश्तेदारों के यहाँ रह रहे हैं। जो फसल किसान बोया था वो पूरी फसल नष्ट हो चुकी है, हजारों एकड़ बीघा फसल नष्ट हो चुकी है। बरसात, साथ ही बाढ़ के साथ साथ ये देख रहे हैं सुबह से कंटिन्यू बरसात हो रही है, इससे एक बुरा प्रभाव पड़ रहा है कि लोग जो काम कर रहे थे वो भी अब काम नहीं जा पा रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो गंगा किनारे, जैसे हम ये ऐतिहासिक पर्यटक स्थल है, ये पक्का घाट कहा जाता है, यहाँ पे व्यावसायिक क्षेत्र है, मिर्जापुर का सबसे बड़ा ये व्यावसायिक क्षेत्र है जहां पर सैकड़ों दुकानें आपको इस समय देखने को मिलती होंगी। लेकिन ये देख रहे हैं चारों तरफ पानी है, हर तरफ कनेक्टिविटी एक दूसरे से कटता जा रहा है, जो रास्ते हैं। दूसरी चीज एक बता दें, महत्वपूर्ण बात जो अभी हमें सूचना मिल रही है कि कछवा वाराणसी को जोड़ने वाला एक भटौली पुल है, वहां आवागमन पुलिस ने बंद किया हुआ है क्योंकि वहां पे पानी आ गई है। बताया जा रहा है कि मां विंध्यवासिनी को दरबार को जोड़ने वाला वाराणसी का जो रास्ता है उसको कुछ देर में अगर ये पानी और बढ़ता है तो उस रास्ते को बंद कर दिया जाएगा। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है सुमित कि अगर कुछ देर और बारिश होती है, क्योंकि बारिश भी एक बड़ी बाधा बन रही है। अगर सुविधाएं पहुंचाई जा रही है तो उसमें बारिश भी एक बड़ी बाधा बन रही है, क्योंकि लगातार बारिश हो रहा है। जहां पर आप खड़े हैं वहां पर देखकर स्थिति का, हम हालात का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के वहां पर हालात हैं। हमारे साथ कानपुर से अमित गंजू भी हैं। अमित, जरा ये बताइए कि कानपुर में क्या स्थिति है, क्या बारिश हो रही है, और जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं क्या वहां पर लोगों को प्रशासन की तरफ से राहत सामग्री या राहत पहुंचाई जा रही है, या वहां पर भी हालात ऐसे कि लोग कह रहे हैं कि हमारे तक तो कुछ पहुंचा ही नहीं? देखिए नीरू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ कोई बाढ़ नहीं आई है, ना तो ये वाराणसी है, ना इलाहाबाद है, और ना ही ये मिर्जापुर है। कानपुर, यहाँ सड़कों की हालत देखिए, सड़कों की हालत देखिए। मैं अपना हाथ दिखाना चाह रहा हूँ, कहाँ तक जा रहा है ये देखिए हाथ, ये 2.5-3 फुट तक। ये कार्यालय के बाहर हम खड़े हैं, ये खादी विभाग का कार्यालय। मैम, कितना पानी जमा है, कितना आप है? बहुत है। देखिए गाड़ियों की हालत देखिए कितनी है। मैं थोड़ा अपने कैमरा में देखिए, जितना मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, गड्ढा और बढ़ता है। श्रम विभाग का कार्यालय है, यहाँ सेंट्रल जीएसटी का ऑफिस है, यहाँ आरटीओ है, यहाँ तमाम कार्यालय है, मगर पानी के जो भाव है वो इतना हो चुका है, वाटर लॉगिंग इतनी है कि यहाँ गाड़ियों के टायर, ये देखे जा सकते हैं गाड़ियों के टायर, कितनी गाड़ियों का पूरा पैसे, जो जहाँ तक कैमरे की नजर आ रही है, मैं कैमरा मैन आशीष से कहूँगा इसको आगे करके देखिए। कोई ग्रामीण अंचल नहीं है, ये शहर का पॉश एरिया है जहाँ हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ आरटीओ है, सेंट्रल जीएसटी है, श्रम विभाग का कार्यालय, श्रम का तमाम ऐसे कार्यालय, उनके बीच। अम्मा, कितना पानी जमा है आगे? कितना पानी जमा है सर? ये तो आप देख रहे हैं ना, कितना पानी जमा, निकलना मुश्किल हो गया है पूरे शहर में ये हालत। पूरे शहर में। तो आप देखिए नीलू, मैं अब थोड़ा अंदर इस कार्यालय में जाके आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि पानी बहुत लेवल, देखिए मेरे कदम खुद आ गए, जैसे जैसे पीछे हो रहा हूँ वैसे मैं अपने कैमरा में से कहूँगा, देखिए कितना बढ़ता है। ये अंदर जाके 4 फुट तक का पूरा पैसेज है। ये कार्यालय है सरकारी, तो यहाँ गाड़ियाँ देखिए पार्क हुई पड़ी है, और इसके आगे ये नीचे पूरा एक यहाँ पूरा गड्ढा बना हुआ है। बिल्कुल, अमित कह सकते हैं कि देखिए कुछ तो प्रकृति की मार है और कुछ मानव निर्मित ये परेशानी है, क्योंकि जिस तरह से इंक्रोचमेंट होता है उसको लेकर सबसे ज्यादा जल जमाव की स्थिति बनती है, क्योंकि नालियां पाट दी जाती हैं, मैनहोल का कोई ठिकाना नहीं रहता, जिसकी वजह से ये स्थिति बनी हुई है। और ये बहुत बड़ी स्थिति है, सरकार को इसके ऊपर भी गौर करना चाहिए। चित्रकूट से अखिलेश भी हमारे साथ है। अखिलेश, वहां की क्या स्थिति है? क्योंकि अब तक जितनी जगहों पर हमने देखा स्थिति बहुत भयावह है, और अगर बारिश नहीं रुकी तो हालात और खराब होंगे। जी देखिए, बता दें कि चित्रकूट में भी लगातार 48 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है। जिस तरीके से बांध के फाटक खोले गए हैं, ऐसे में यमुना नदी खतरे के निशान पर पहुंच गई है। लगभग 2 दर्जन से ज्यादा जो है गांव है वह बाढ़ से प्रभावित। अगर बात करें राजापुर तहसील के, तो जो बांदा से राजापुर जाने वाला संपर्क मार्ग है, जहां वो
हजारों वाहन चलते थे, अब वहां नाव चल रही है, जिसमें सदहुआ गांव सबसे ज्यादा प्रभावित है, जिसके 200 लोगों को प्राथमिक विद्यालय में बसाया गया है और उनको वहां खाना पीने के इंतजाम किए हैं। इसी तरह के मऊ तहसील में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा गांव प्रभावित है, जिनका आवागमन बाधित हो गया है। लगभग सैकड़ों लोगों को प्राथमिक विद्यालय में वहां रुकवाया गया है। इसके साथ ही बात करें कि मंदाकिनी की, जो समय मंदाकिनी नदी के तट पर खड़े हैं, ये रात में बढ़ गई थी और मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी भी इसका लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है और रात में यह मंदाकिनी नदी की जो तट पर दुकानें बनी है, दुकानों तक पूरा बिल्कुल, जलमग्न तो हो अखिलेश गया था। पूरी लेकिन तरह से इस वक्त हालात बद से बदतर